नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये अब तय है। नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक दल ने आज श्रीनगर में आम राय से उमर अब्दुल्ला को अपना नेता चुन लिया है। इस मौके पर 4 निर्दलीय विधायक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आ गए हैं और इन 4 विधायकों का साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को और मजबूती दे रहा है। ये विधायक हैं प्यारेलाल शर्मा, सतीश शर्मा, अकरम चौधरी और डॉक्टर रामेश्वर। लेकिन इन 4 विधायकों का आना बहुत मायने रखता है। विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। 90 सीटों की विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास इस वक्त 42 सीटें हैं। कांग्रेस को 6 सीटों में जीत मिली है और सीपीएम की 1 सीट है। इंडी गठबंधन जो है उसकी कुल 49 सीटें हो जाती हैं। इस पूरे को अगर हम देखें तो 42 एनसी, कांग्रेस 6, सीपीएम 1, तो कुल 49 सीटें हैं और बहुमत हासिल हो जाता है। लेकिन अगर 4 विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस में आ गए हैं तो फिर अकेले ही 46 सीटों के साथ उसके पास बहुमत है, यानी 42 + 4। उन्हें सरकार बनाने के लिए अब कांग्रेस की ज़रूरत नहीं है। तो कांग्रेस के साथ अलायंस ज़रूर है, लेकिन इन 4 विधायकों का आना नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी स्थिति को मजबूत करता है। दरअसल जीत के बाद उमर अब्दुल्ला की जो भाषा है वो भी बहुत विनम्र है, विनम्रता चली आई है। वो ये शक पैदा करने की वजह देती है कि कहीं वो इंडी गठबंधन की आम सहमति से बाहर तो नहीं चले जाएंगे। वैसे भी बीते 2 दिनों में ऐसी कई बातें हुई हैं जिससे ये शक खड़ा होता है। नतीजों के फौरन बाद फारूक अब्दुल्ला ने घोषित कर दिया कि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री होंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो एलजी से अच्छा संबंध चाहते हैं। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने केंद्र से भी बेहतर संबंधों की बात कही है। जब उनसे पूछा गया कि क्या दिल्ली से फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि वो भी पलटकर फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन इससे ये नतीजा निकालना बेमानी होगा कि एनसी और कांग्रेस अलग अलग हैं या होने जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला को भी मालूम है कि उन्हें कांग्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। गठबंधन राजनीति के इस दौर में एक दूसरे से दूर होने का खतरा कोई मोल नहीं ले सकता है। सर, अलायंस के साथ कब मीटिंग होगी और यहाँ पर वो कल होगी इंशाल्लाह। दावेदारी कब पेश होगी सर सीएम बनाने की? बहुत जल्दी होगी। हम लोग ठहरेंगे नहीं। आज मीटिंग में सिर्फ ये फैसला हुआ कि लेजिस्लेटिव पार्टी का हेड कौन होगा। वो भारी सब लोगों ने उमर साहब को कबूल किया है। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं नज़ीर मसूदी। नज़ीर, आप लंबे वक्त से सियासत घाटी की, जम्मू कश्मीर की कवर कर रहे हैं। इस वक्त बहुत ही इंटरेस्टिंग दौर है कि एक सरकार बन रही है, चुनी गई है, लोगों की रिप्रेजेंटेशन होगा। उमर अब्दुल्ला एक कंसेंसस के साथ नेता चुने गए हैं और मुख्यमंत्री होंगे अब। तो वहाँ पर जो सियासी हलचल है, उमर अब्दुल्ला के नाम पर एक आम राय बनी है, इन सब के बारे में और आपके पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारियाँ होंगी। तो क्या चल रहा है? अब 4 विधायक और मिल गए हैं उनके साथ। जी, दरअसल अब अगर देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने दम पे ही उनके पास 46 मेंबर हैं, जिसका मतलब है उनको पूर्व बहुमत, जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अपने आप में है। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि वो कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। कांग्रेस वो कहते हैं कि ट्रिपल अलायंस है और वो अलायंस पार्टनर रहेगा और सरकार में भी उनकी भागीदारी होगी। इस पर कोई बात हुई है क्या नज़ीर कि कांग्रेस की किस तरह की भागीदारी हो सकती है जो सरकार बनेगी उसमें? देखिए, दरअसल जो 9 या 10 ही इस पूरे जो मंत्रालय होगा वो 9-10 मिनिस्टर्स होंगे। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस को जो 6 सीटें हैं तो लग रहा है कि एक मिनिस्ट्री से अलावा उनको मिल नहीं सकता है। वो कहते हैं ना, एक अनार 100 बीमार। तो कहीं एक दावेदार, लेकिन कुछ ही लोगों को मंत्री का पद मिल सकता है, क्योंकि जो 1:10 रेशियो है वो मिनिस्ट्री और एमएलएज का, अगर 90 मिनिस्टर एमएलएज हैं लेजिस्लेचर में तो 10 ही इसमें ये मिनिस्टर हो सकते हैं जो नई गवर्नमेंट होगी, चीफ मिनिस्टर समेत। लेकिन जो आज 4 जो विधायक जो इंडिपेंडेंट एमएलए जो ज्वाइन किए, इससे सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूती नहीं हुई, बल्कि एक और बड़ा मसला था कि जम्मू में जो हिंदू इलाके हैं उनमें जो बीजेपी को 29 सीटें मिली हैं, उनमें बहुत कम है रिप्रेजेंटेशन
नेशनल कॉन्फ्रेंस से सिर्फ 2 हिंदू एमएलए से जीता है। लेकिन अब 4 जो हैं उनमें से 3 जो निर्धारित जो इंडिपेंडेंट है वो हिंदू है, वो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया। दरअसल ये भी पहले इनमें से जो लोग थे एनसी के साथ जुड़े थे, लेकिन उनको मैंडेट नहीं मिला। जैसे प्यारे लाल हैं इंदरवाल से जी। जो वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर रहे, क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन था, सीट शेयरिंग अरेंजमेंट में उसको टिकट नहीं मिली, उसने इंडिपेंडेंट लड़ा और जीत के आया। इसी तरह का ये अकरम चौधरी हैं, पूंछ के सुरनकोट से लड़ा, वो भी एनसी के लीडर थे, मैंडेट नहीं मिला कांग्रेस को, वो सीट गई, कांग्रेस ने हारी, वो इसने जीता, वापस आ गया। सतीश शर्मा है छम जम्मू से, तो उसने भी इंडिपेंडेंट लड़ा तो वो वापस आया। इसी तरह डॉक्टर रमेश्वर है बनी कुटवा से, वो वापस आए। तो एक मतलब ये अहम है कि जो जम्मू में रिप्रेजेंटेशन डेफिसिट की बात हो रही थी उसको पूर्ण किया गया, उसको एड्रेस किया गया इन लोगों के आने से। तो पार्टी जाहिर सी बात है ये तो मजबूत थे ही पहले 42 सीटें लेके, जबकि 45 का है जो मैजिक नंबर है, तो इससे ये एक एड्रेस हुआ। कल ये तवक्का है कि कल उमर अब्दुल्ला जाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलेगा और वहां अपनी दावेदारी करेगा कि मुझे चीफ गवर्नमेंट बनानी है। शायद मंडे को फिर हलफ बर्दारी भी हो सकती है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर। तो कल उमर अब्दुल्ला एलजी से मिलेंगे और अपना दावा पेश करेंगे, ऐसी खबर है। जैसा नज़ीर कह रहे हैं कि जो 4 लोग आए हैं उनसे जम्मू का रिप्रेजेंटेशन जिस पे सवाल उठ रहे थे वो भी पूरा होता है और मजबूती देता है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। तो उमर अब्दुल्ला का अगला मुख्यमंत्री बनना तय है और वो अपनी दावेदारी भी पेश करेंगे। उमर अब्दुल्ला के आगे किस तरह की चुनौतियां होंगी, कैसे वो सरकार चलाएंगे, एलजी के साथ मिलकर काम करेंगे, इन तमाम मुद्दों पर एक खास एक्सक्लूसिव बातचीत हमारी सहयोगी नीता शर्मा से उमर अब्दुल्ला की। देखिए ये एनडीटीवी एक्सक्लूसिव। हमारे साथ खुद मुख्यमंत्री साहब हैं जो यहाँ पर सत्ता पे काबिज होंगे, उमर अब्दुल्ला साहब। सर, आपके कोर एरियाज़ क्या रहेंगे, क्योंकि लोगों ने ज़ोर शोर से आपको वोट दिया है, तो वो चाहते हैं कि जो सरकार है वो डिलीवर भी जल्दी करे। अब कोर एरियाज़ तो तय हैं। हमें जम्मू कश्मीर के लिए रियासत का दर्जा हासिल करना है, हमें यहाँ के रोज़गार, यहाँ की नौकरियाँ यहाँ के लोगों के लिए बचाने हैं, हमने अपने रिसोर्सेज अपने लोगों के लिए रखने हैं। बार बार मैंने इलेक्शन के दौरान देखा कि लोग बहुत ज़्यादा इस बात पे परेशान थे कि दरियाएं हमारी हैं, उनका पत्थर रेत निकालने का हक़ पहले हमें होता था, अब वो हक़ भी हमसे छीना गया है। हम चाहते हैं कि यहाँ ज़मीन, रोज़गार, इन चीज़ों को हम यहाँ के लोगों के लिए रखें, जिसके लिए हमें तैयारी करनी होगी। यहाँ पे तरक्की को लेके लोगों की परेशानियाँ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप देखें रोज़मर्रा के जो मसले हैं, चाहे वो महंगाई को लेके हो, चाहे बिजली को लेके हो, सेहत या तालीम, इन सब चीज़ों के हवाले से हमें काम करना होगा और पहले दिन से काम करना होगा। सर, जैसे जम्मू से रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस को भी नहीं मिला है, आपको भी नहीं मिला है, तो जम्मू के लोग थोड़े चिंतित हैं कि उनको किस तरह से रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। ना, जम्मू के लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो इलेक्शन के बाद उन लोगों से बदला लेना शुरू करे जिन्होंने हमारे हक़ में वोट नहीं डाला, क्योंकि अगर मेरी वो रणनीति रही फिर तो श्रीनगर के 70% लोगों ने वोट नहीं डाले, सिर्फ 30% लोगों ने वोट डाले, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं 70% लोगों के लिए काम नहीं करूँगा। जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे की ये हुकूमत है, ये सिर्फ उन लोगों की हुकूमत नहीं है जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया या कांग्रेस को वोट दिया। तो जम्मू को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस हुकूमत में जम्मू की आवाज़ होगी और इस हुकूमत में मुख्यमंत्री, मंत्रियाँ, सारे अफसर वो जम्मू के लिए भी काम करेंगे जितना कश्मीर के लिए करेंगे। कल इल्तिजा मुफ्ती बार बार शाम को ट्वीट कर रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने वहाँ पर काफ़ी हुड़दंग मचाया है, कुछ लोगों को अटैक किया। ट्वीट कर रही थी कि मतलब बिजबेरा में अटैक हो रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इज ऑन द रैम्पेज। अब हम रैम्पेज करने वाले लोग हैं नहीं। अगर उनके पास इस तरह की जानकारी है तो जाके देखना, पुलिस तो हमारे हाथ में है नहीं, तो ऐसा नहीं है कि मैं पुलिस को दबा के इस मामले को जो है छुपा दूं। पुलिस एलजी साहब के पास है, तो जाएं थाने में एफआईआर करें, हम देखें, क्योंकि इलेक्शन हारने के बाद ये अब कम से कम मैं इनके बारे में बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने कभी हार के लिए बहाने नहीं ढूंढे
और मैंने इलेक्शन हारने के बाद मैंने इस तरह की घटिया सियासत नहीं की। अब हार गए हैं वो, तो कम से कम पहले तो अपने हार को तस्लीम करें, उसके बाद हार के वजूहात समझने की कोशिश करें। यहाँ हारे हुए आपको 24 घंटे भी नहीं हुए और आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर रही हैं। ये मतलब एरोगेंस जो है ये लोग पसंद नहीं करते। अपने पैर ज़मीन पर रखें और समझने की कोशिश करें कि आखिरकार लोगों ने अगर आपको रिजेक्ट किया क्यों। मैं जब से इलेक्शन के नतीजे आए मैंने पीडीपी के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोला, कहीं पे भी नहीं। एक इंटरव्यू में भी मैंने पीडीपी के खिलाफ निशाना नहीं खोला क्योंकि अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर पीडीपी को पहले दिन से यही करना है तो ठीक है, हम भी शुरू करेंगे। सर, दरबार मूव को लेकर जम्मू में हमेशा एक इशू रहा है। उनका कहना है कि दरबार मूव जब से बंद हुआ है तो बिजनेसेस भी वहाँ के इफेक्ट हुए हैं। आप अब क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ के बनेंगे तो क्या आप इस रिवायत को चेंज करेंगे? अगर वो इतने परेशान थे तो वोट उन लोगों को क्यों दिए जिन्होंने दरबार मूव बंद किया? समझ में नहीं आता। जम्मू के लोगों ने जगह जगह जब हम वहाँ पे थे इन चीज़ों पे शिकायत की, दरबार मूव को लेके शिकायत की, खासकर जम्मू शहर। बाहर के जो रूरल एरियाज़ हैं तो चलिए उनको उसका कितना ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं, लेकिन जम्मू शहर के जो इलाके हैं वो दरबार मूव के बंद होने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हुए। वहाँ बिजली को लेके लोग परेशान रहे, वहाँ बिजली के बिल्स को लेके लोग परेशान रहे। लेकिन वो सारा तो बीजेपी का किया कराया है, लेकिन उसके बाद भी या तो वो इतने परेशान है नहीं इस मुद्दे को लेके, या तो इस परेशानी के बावजूद वो बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार थे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अगर वाकई वो इस मुद्दे को लेके परेशान हैं तो हुकूमत बनने के बाद जम्मू के लोगों से बात की जाएगी और देखेंगे क्या किया जा सकता है। सर, लैंड को लेकर भी एक बहुत बड़ा इशू है क्योंकि जिस तरह से जम्मू शहर में खासकर लोग लैंड बाहरी लोग जो हैं वो बाय कर रहे हैं, आपको लगता है इससे कैरेक्टर जो है बदल रहा है? कश्मीर में तो बहुत कम लोग हैं। मैं फिर आपके सवाल से मैं और ज़्यादा फिर हैरान हो जाता हूँ। अगर आप लोग ज़मीन के मामले पे इतने परेशान थे तो जिन्होंने आपके ज़मीनों को खतरे में डाला आपने उन लोगों को तो इनाम दिया, आपने उन लोगों को सीटें दी। तो मैं अब समझने में थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रहा है कि क्या वाकई आप इतने परेशान हो, और अगर हो तो आपकी परेशानी वोटों में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हुई। लेकिन मैं फिर अपने उस जवाब को दोहराऊंगा, अगर वाकई लोग परेशान हैं तो उनके साथ बैठ के बातचीत की जाएगी और ज़रूर इसका हम कोई ना कोई हल निकालेंगे। सर, स्टेटहुड को लेकर भी बहुत तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि स्टेटहुड को कैसे वापस जो है लाया जाएगा, इसको थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर सकें। मैंने पहले दिन से कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार में जो सीनियर मिनिस्टर हजरात हैं उन्होंने बार बार कहा है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिल जाएगा, स्टेटहुड रिस्टोर होगा। बीजेपी से जब ये सवाल पूछे गए थे तो उन्होंने कहा था कि ये 3 स्टेप प्रोसेस होगा, डिलिमिटेशन, इलेक्शन एंड स्टेटहुड। 2 स्टेप्स तो हमने कर लिए। 2 स्टेप्स में लोगों ने अपना ताउन भी दिया, इस बात के बावजूद कि हम डिलिमिटेशन से खुश नहीं थे। लेकिन हमने कहा चलिए ना, अगर यही है तो करिए। फिर इलेक्शन हुए, इलेक्शन में लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और कहीं पे भी ये शिकायत लोगों ने नहीं की कि उन्हें ज़बरदस्ती घरों से निकाल के वोट डलवाए गए। लोग अपनी मर्ज़ी से आए, उन्होंने जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में हिस्सा लिया और उस चीज़ का वज़ीर आज़म साहब ने भी लोगों को शुक्रिया भी किया और मुबारक भी किया। अगर लोग वज़ीर आज़म साहब के मुबारकबादी के हकदार हैं तो क्या उनको अब अपना रियासत मिलने का हक़ नहीं है? तो मैं तो चाहूँगा कि हुकूमत बने, कैबिनेट की मीटिंग हो, उसमें स्टेटहुड की बात जो है एक रेजोल्यूशन के तौर पे पास हो और वो रेजोल्यूशन लेके फिर केंद्र सरकार को दिया जाए और उनसे कहा जाए कि मेहरबानी करके लोगों को जमहूरियत में हिस्सा लेने पे जो इनाम उनको चाहिए वो दे दीजिए। सर, जमहूरियत की आप बात कर रहे हैं, पंचायत इलेक्शंस भी अब ड्यू हैं, तो आपको क्या लगता है, व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन इट? क्या जल्दी होने चाहिए? जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में होने चाहिए। इस साल हमने 2 इलेक्शन किए, इलेक्शन के अलावा इस साल हमें और कुछ नहीं दिखा। मुझे तो लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और छोड़िए,
अगर मैं आज पंचायत के इलेक्शनों की बात करूं तो शायद बीजेपी वाले भी मेरा पुतला जलाएंगे और कहेंगे यार क्या हो गया ना, तुम लोग पागल हो, इलेक्शन के अलावा तुम्हें दिखता नहीं है। पंचायत के इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन पंचायत के इलेक्शंस करने से पहले हमें जिस हिसाब से थोड़े से बदलाव लाए गए थे इन द 3 tier सिस्टम, उसको बारीक से देखना होगा, क्योंकि इट विल हैव टू बी मतलब जो रिश्ता बनेगा बिटवीन द पंचायत्स, द ब्लॉक्स, द डिस्ट्रिक्ट्स, द MLAs एंड द मिनिस्टर्स, दैट विल हैव टू बी लुक्ड एट वेरी केयरफुली। लेकिन हमें ये 3 tier सिस्टम जो है यहाँ कायम करके उसको चलाना होगा। सर LG साहब की अगर हम बात करें, LG साहब के साथ जो जितनी भी यहाँ की पार्टीज़ हैं वो हमेशा लॉगर हेड्स पर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ये कुछ रिश्ता बदलेगा? बदलना तो चाहिए। हमारा तो LG साहब के साथ कोई रिश्ता है नहीं। दूर से जब वो गाड़ी से गुजरते हैं तो मतलब टाटा बाय बाय तो कर ही लेते हैं, लेकिन कोई रिश्ता है नहीं। लेकिन रिश्ता तो बनेगा। वो LG साहब हैं, यहाँ इलेक्टेड हुकूमत है। LG साहब के पास फ़िलहाल जब तक UT है तो पावर्स हैं, हमारे पास भी हैं, तो मिल के हमें इन पावर्स को एक्सरसाइज करना होगा। उनके लिए भी ये मतलब ये रास्ता तय करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उन्हें आदत है कि वो फैसला करें और उस फैसले पे जो है अमल हो। लेकिन अब पावर शेयरिंग का एक सिस्टम बना हुआ है, उनको भी पावर शेयर करना होगा। ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हम ही शेयर कर रहे हैं, वो भी शेयर कर रहे हैं। तो अब हम एक रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, ताली 2 हाथ से बजती है, एक हाथ से तो आप सिर्फ चुटकी बजाते हो। हम चुटकी नहीं बजाना चाहते, हम ताली बजाना चाहते हैं। तो LG साहब अगर मिलके हमारे साथ ताली बजाएं तो अच्छा होगा। पब्लिक ऑर्डर हो गया, ट्रांसफर्स हो गया, पुलिस हो गया, वो MHA के डायरेक्ट कंट्रोल में है क्योंकि ये UT है, इसको बदलने के लिए कुछ पहल की जाएगी? रियासत, स्टेटहुड, लेकिन फ़िलहाल हमारी कोशिश रहेगी कि गृह मंत्री के साहब के साथ मिल बैठ के हम ये करेंगे। मैंने पहले दिन से कहा ना, अब हम यहाँ टक्कर लेने के लिए नहीं आए हैं। ना जम्मू कश्मीर के लोगों को इस बात का फ़ायदा होगा कि हम पहले दिन से केंद्र सरकार के साथ झगड़ना या लड़ना शुरू करें। जम्मू कश्मीर के बहुत मुश्किलात हैं, बहुत परेशानियां हैं, और वैसे भी तनाव का माहौल एक बना हुआ है, चाहे वो चीन के साथ हो, पाकिस्तान के साथ हो। अब क्या हमें दिल्ली के साथ भी एक तनाव का माहौल बनाना है? कोशिश करेंगे कि एक अच्छे माहौल में फेडरलिज़म को सामने रखते हुए जम्मू कश्मीर की हम खिदमत करेंगे। सर, जो इंडिपेंडेंट्स लड़े थे वो भी अब बोला जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में वापस आना चाहते हैं, तो आपके नंबर्स जो टैली है आपकी और इंक्रीज़ हो जाएगी, आप क्या कहते हैं? एक हाथ से बातचीत हो रही है, मैं ज़्यादा इस पे कहूँगा नहीं, लेकिन हमारे दरवाजे खुले हैं। वो जीते और अच्छी कामयाबी हासिल की, जिसके लिए वो मुबारकबादी के हकदार हैं, और जाहिर सी बात है कि वो अपने लोगों की खिदमत करना चाहेंगे। ये तो हकीकत है कि ऑपोजिशन में आप इतना कर नहीं सकते हो जितना आप हुकूमत में कर सकते हो। तो आएँ, मिल बैठ के हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम करेंगे। सर, 5 नॉमिनेटेड MLAs जो हैं उनका क्या जिक्र होगा? मतलब अब उनका तो वैसे कोई रोल इतना स्पेसिफिक रह नहीं गया, क्योंकि आज मैं एक स्टोरीज पढ़ रही थी, लोग कश्मीरी पंडित्स कह रहे हैं कि जो कश्मीरी पंडित्स की आवाज़ उठा सके उन्हीं को नॉमिनेट किया जाना। बिल्कुल, उन्हीं को किया जाना चाहिए, लेकिन मैं तो चाहूँगा कि हुकूमत की तरफ से आएँ। लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं वो एक पिछड़े हुए, एक अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे कहीं पे भी हो। और सोच समझ के इन लोगों को हुकूमत के साथ रखा जाता है, क्योंकि इनके मसले इतने हैं वो हुकूमत हल कर सकती है। अब अगर बीजेपी या LG साहब इन 5 को नॉमिनेट करके ऑपोजिशन में बिठा देती हैं तो इनको क्या फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल, हाँ। क्योंकि ये तो हम मान के चले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके साथ हम बदला लेंगे या उनको हम तंग करेंगे या सताएंगे, लेकिन हकीकत है कि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट में फ़र्क है। अगर नहीं होता तो लोग खुशी खुशी ऑपोजिशन में जाते, इलेक्शन जीतने की क्यों कोशिश करते? सर, लास्टली जो कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस रहा है बिलो पार रहा है, मतलब 6 सीट्स एटलीस्ट 2 डिजिट्स में भी वो नहीं पहुंचे, और ज़्यादातर उनकी जो सीट्स हैं वो कश्मीर साइड में है, जम्मू डिवीज़न में सिर्फ 1 है। तो आपको क्या लगता है कि जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला उन्होंने अपनाया था वो सही था? अब इस फार्मूला के अलावा हमारे पास कोई फार्मूला था नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, चलिए हम एक आध सीट शायद जम्मू में और लड़ते
लेकिन जम्मू में भी हम कांग्रेस से बेहतर तो कोई ख़ास प्रदर्शन करते नहीं। अब आगे जाके कांग्रेस इसका मतलब वो करेगी, जो है वो क्या कहते हैं इसको, रिव्यू करेगी। हाँ, और मैंने राहुल गांधी जी के ट्वीट के हवाले से देखा था कि उन्होंने कहा कि वो एनालाइज करेंगे खासकर हरियाणा के नतीजों को। हर इलेक्शन के हार में कुछ सीखने का मौका मिल जाता है। मुझे पता है, मैं 5 महीने पहले इलेक्शन हारा था और वहाँ से सीखने का मौका मिला, और मैं उम्मीद करूँगा कि कांग्रेस को भी इस इलेक्शन के बाद कुछ सीखने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट फॉर। ये थे जम्मू कश्मीर के भावी मुख्यमंत्री। इस राज्य को जो है वो एक खुशहाल सरकार चाहिए, एक स्थायी सरकार चाहिए, क्योंकि इस राज्य ने बहुत कुछ देखा है पिछले 3 दशकों में। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस सरकार की ये हकदार है वो इसे मिले। श्रीनगर से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।